बहुत समय पहले की बात है। मीरापुर नाम के गांव में एक गरीब किसान अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जो बंजर हो गई थी। फिर भी उसने दिन रात उस पर मेहनत की थी। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा राहुल, तेरे लिए मैंने जमींदार से बात कर ली है। वो तुझे अपने पास काम पर रख लेंगे। तू भी जाकर उनसे एक बार बात कर ले बेटा। अब हमारे बस की बात नहीं रही। कम से कम वहाँ रहकर तू अपना गुजारा तो कर पाएगा। मुझे तेरा बहुत ख्याल है राहुल, इसलिए यह कदम उठाया। जाकर बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। तुमने क्यों बात की माँ? वहाँ मैं नहीं जाऊंगा। हमारा खुद का खेत है, तो हम दूसरों के पास क्यों काम करने जाएं? हम गरीब सही, मगर खुददार है। हम अपनी मिट्टी में पले हैं, उसी में पसीना बहाएंगे, चाहे जितनी भी मुश्किल हो। अम्मा, हम अपनी ही जमीन पर मेहनत करेंगे, किसी और की नौकरी नहीं करेंगे। अरे राहुल, उस बंजर जमीन में क्या उगाएगा तू? वो जमीन अब बिल्कुल बेकार हो गई है। बेटन, उसमें नमी बची है ना जान। तू अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर देगा। उस जमीन को संवारते संवारते मैं जानती हूँ तेरा हौसला बड़ा है, पर बेटा, हौसले से पेट नहीं भरता। तू मेरी बात मान ले। वो जमींदार कम से कम तुझे रोज की रोटी तो देगा। अपनी जिद छोड़ दे बेटा, तू थक जाएगा, पर वो जमीन कुछ नहीं देगी तुझे। अरे माँ, तुम बेकार में ही इतनी परेशान हो रही हो। देखना, एक दिन हम उसी जमीन से सोना निकालेंगे। सोना, यह जमीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। राहुल बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था, जिसे न हालातों से डर लगता था, न ही लोगों की बातों से। हर दिन सूरज उगने से पहले ही वह उसी आत्मविश्वास के साथ उठता, अपने खेत की ओर बढ़ता, जहां सिर्फ बंजर जमीन थी। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मिट्टी उसे जरूर जवाब देगी, सोने जैसी फसल बनकर। राहुल खेत में काम कर ही रहा कि तभी वहां पर एक आदमी आकर बोला, अरे राहुल भाई, आपको भी मानना पड़ेगा, आप फिर से बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। अरे मोहन भैया, अब क्या करे, जमीन मुझसे ज्यादा मेहनत करवा रही है। पर क्या करे, धरती तो माँ समान होती है। जैसा वो चाहे वैसा ही करना पड़ता है। कभी तो सख्त हो जाती है, या कभी चुपचाप सब सह लेती है। कभी बीज को छिपा लेती है, तो कभी उसे जीवन दे देती है। हम तो बसा उसके बच्चे हैं, जो उसके हर रंग को अपनाना जानते हैं। थक तो जाते हैं भैया, पर जब मिट्टी की खुशबू आती है ना, तो सारी थकान उतर जाती है। उम्मीद है ये माँ हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी, बस थोड़ा सब्र थोड़ा करना होगा। आप जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया। क्या सोचते हो आप, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप अभी उसी बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। जब दोपहर को राहुल थक हार कर जब घर पहुंचता है, तो देखता है कि माँ बुझे हुए चूल्हे के पास चुपचाप बैठी है। क्या हुआ माँ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं बनाया? क्या बात है? बेटा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, इसलिए चूल्हा नहीं जलाया, जिस कारण आज खाना भी नहीं बना। बस इतनी सी बात है माँ, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ ले आता हूँ। राहुल लकड़ियाँ लाने जंगल चला जाता है। धूप तीखी थी, थकान पहले से ही बदन में समाई हुई थी, फिर भी उसके कदम रुकते नहीं है। जंगल में पहुंचकर वह इधर उधर देखता है, फिर एक सूखा पेड़ चुनता है और लकड़ियाँ काटने लगता है और सोचने लगा, पता नहीं कब किस्मत साथ देगी मेरी। इतनी खराब किस्मत भगवान ने मुझे ही क्यों दे दी। चलो लकड़ियाँ तो काट लें,
अब देर नहीं करनी चाहिए, माँ इंतजार कर रही होंगी। राहुल लकड़ियां लेकर घर जाने लगता है। कहरी सर पर रखे तेज कदमों से बढ़ रहा था, लेकिन बहुत तेज धूप होने के कारण वह बहुत थक जाता है और उससे चला नहीं जाता। सर पर लकड़ी की भारी गठरी लेकर उससे अब चला नहीं जा रहा था। तभी उससे एक झोपड़ी दिखती, वह उसके बाहर जाकर बैठ जाता है। उसी समय झोपड़ी से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है और उससे कहता है, आजा बेटा, अंदर आजा, बाहर बहुत तेज धूप है, तू बीमार हो जाएगा, थोड़ी देर अंदर बैठे कर आराम कर ले। राहुल उस व्यक्ति की बात सुनकर सोचता है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर अपने घर चला जाऊंगा। अभी तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, शायद थोड़ा आराम कर लूंगा तो लकड़ियों को उठा के आराम से जा सकता हूँ। राहुल थोड़ी देर वहीं पर रुक जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद राहुल बूढ़े व्यक्ति से बोलता है, ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, अब तू अपने घर जाओ। वैसे भी आज बहुत ज्यादा धूप है, इतनी धूप में बाहर रहना ठीक नहीं है। राहुल लकड़ियां लेकर घर लौटाता है। तभी वह देखता है कि उसके घर पर रीमा चाची आई हुई थी। अरे राहुल बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। मेरी मान तो एक बढ़िया सा काम देख ले बेटा, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी ऐसे लड़के को नहीं देगा जो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन एक ऐसी बंजर जमीन पर जिसका कोई फायदा नहीं, जिसे कुछ कमाता ना हो, ऐसे लड़के को कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तो कुछ अच्छा काम काज कर ले। ठीक है चाची, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करूँगा। पहले कुछ कमाकर थोड़े पैसे जोड़ लूं, तब शादी करूँगा। ऐसे ही बोल देने से थोड़े हो जाएगी। शादी घर चलाने के लिए सिर्फ दुल्हन नहीं, रोटियां भी चाहिए, छत भी चाहिए। बेटा बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उम्र भी तो निकलती जा रही है, तो तू क्या सारी जिंदगी कुंवारा ही रहेगा? कब तक उस बंजर जमीन पर फावड़ा चलाएगा? राहुल, होना तो कुछ है नहीं उस जमीन में। तू फालतू की मेहनत करता है उस जमीन पर, और तेरी माँ कब तक खाना बनाएगी? तुम इन सब बातों को छोड़ो चाची, तब का तब देखेंगे। और तुम देखना, एक दिन यही मेरी जमीन पूरे गांव में सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी। मैं इस जमीन पर सबसे ज्यादा खेती करूंगा। अच्छा, चलती हूँ। इस मूर्ख को समझाना मतलब अपना सर पत्थर पर मारने जैसा है। ये ना तो शादी करेगा ना कुछ और काम, ये तो बस इसी जमीन पर फालतू की मेहनत करता रहेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। राहुल, तू चुप नहीं रह सकता? थोड़ी देर, पता नहीं उस जमीन से तुझे क्या मिलेगा। क्यों मैं उसके पीछे पड़ा है? ले खाना खा ले और थोड़ा आराम कर ले। माँ, तुम बस बिना कुछ बोले शांति से खाना खाओ हमारे साथ। और बहुत सारी परेशानी है और मैं शादी करके और अपनी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता। लोगों का तो काम हो कहना, लेकिन अपने घर की हालत तो हमें है पता है। इसलिए लोगों को कहने दो और हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों की बातों पर नहीं। राहुल अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाने लगा। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान जरूर थी, लेकिन माँ के साथ बैठकर 2 निवाले लेना मानो उसके लिए दिन की सबसे बड़ी राहत थी। इस बार राहुल ने अपने खेतों में धान लगाए थे। वह हर दिन अपने खेतों पर जाता, लेकिन उसके खेत सूखे ही पड़े थे। राहुल अपने खेत पर खड़ा होकर सोचता है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। शायद भगवान को मेरी मेहनत कभी ना कभी तो दिखाई देगी और उसका फल मुझे देगा। तभी उसके पास मोहन आता है और उससे कहता है, क्या हुआ राहुल भैया, जमीन सोना नहीं उगली क्या? लगता है इस बार भी आपको जमीन बंजर ही रहेगी। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। राहुल का मन भर आया।
गुस्से में वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत अंदर तक जंगल में चला गया। राहुल ने कुल्हाड़ी उठाई और गुस्से में लकड़ियां काटने लगा, मानो हर लकड़ी में वह अपने दुख और अपमान को काट रहा हो। राहुल ने जब लकड़ियां बांध ली और वापस जाने के लिए मुड़ा, तो उसे एहसास हुआ वह रास्ता भूल गया है। चारों ओर रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। राहुल रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ते जाता है और फिर रुक कर सोचता है, मुझे लगता मैं गुस्से में रास्ता ही भूल गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? चारों ओर घना जंगल है, पेड़ों की शाख है, एक दूसरे में उलझी हुई है और जमीन पर सूखी पत्तियों की परत बिछी हुई है। हर मोड़, हर पेड़ एक जैसा लग रहा है। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तब ही सामने राहुल को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। वह व्यक्ति वही होता है जिससे राहुल कुछ दिन पहले मिला था। राहुल उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे पूछता है, अरे बाबा, आप यहाँ देखिए ना, मैं रास्ता भटक गया हूँ। सारे रास्ते एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। आप मुझे रास्ता बता देंगे क्या? हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतने घने जंगल में? बस बाबा, मैं अपने घर के लिए थोड़ी सी लकड़ियाँ लेने आया था यहाँ। लेकिन आप क्या कर रहे थे इस जंगल में? बेटा, मेरा घर यही पास में है। मैं जवानी के दिनों से यहाँ लकड़ियाँ लेने आता रहा हूँ। अब बुढ़ापा आ गया है, शरीर भी साथ नहीं देता। मैंने अकेले अपनी बेटी का पालन पोषण किया। उसकी माँ तो बहुत पहले चली गई थी। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब जब उसकी शादी की बात आती है तो कोई भी गरीब की बेटी से शादी नहीं करना चाहता बेटा। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों थक जाते हैं, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। राहुल एक पत्थर पर बैठा था, श्यामलाल भी पास ही खके हुए अंदाज में बैठा था। दोनों की आंखें किसी दूर के खालीपन में खोई थी, एक अपने बंजर खेत के दर्द में तो दूसरा अपनी बेटी के भविष्य की चिंता में। तभी श्यामलाल ने गहरी सांस लेकर चुप्पी तोड़ी और धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुमसे मैंने इतने सवाल कर लिए, अपना दर्द भी कह दिया, पर तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। तुम करते क्या हो? बाबा, मेरा नाम राहुल है। मैं पासी के गांव में रहता हूँ और मैं एक किसान हूँ। पर सच कहूँ तो इस बार खेत में धान तो लगाया था, पर होगा कुछ भी नहीं। सबके खेत में फसल लह रही है, पर मेरी जमीन जैसे मुझसे रूठ गई हो। इसलिए मैं आज गुस्से में जंगल आया था लकड़ी काटने। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम परेशान मत हो बेटा। तुम मुझे बहुत ही मेहनती मालूम पड़ते हो। एक बात कहूँ तुमसे? हाँ बाबा, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मैं जानता हूँ मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ नहीं दे सकता, पर तुम जैसे भले इंसान को देखकर दिल कहता है शायद मेरी बेटी का जीवन सुधर जाएगा। मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। पता नहीं कब यह शरीर साथ छोड़ दे बेटा, इसलिए सोच रहा हूँ। श्यामलाल की बात सुनकर राहुल जैसे एकदम सन्न रह गया। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ दौड़ने लगे, आश्चर्य, संकोच, घबराहट, जिम्मेदारी, और उसने हड़बड़ा कर कहा, नहीं बाबा, मेरा मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो खुद अभी ये भी नहीं जानता कि अपने लिए भी कुछ कर पाऊंगा या नहीं। फसल भी नहीं हुई और कर्ज भी है मेरे ऊपर। मैं तो इतना भी नहीं कमाता कि किसी और को खुशी से रख सकूं। आपकी बेटी की किस्मत तो किसी अच्छे लड़के के साथ जुड़नी चाहिए, किसी ऐसे से जो उसे हर खुशी दे सके, ना कि मेरे जैसे से अभी खुद ही संभलने की कोशिश कर रहा है। आप किसी अच्छे लड़के को देखिए बाबा, मैं सिर्फ एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी पति बनने के काबिल नहीं हूँ। बेटा, तुमसे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता। तुम मुझे एक नेक दिल और मेहनती इंसान लगते हो। एक बार अपने दिल से बात करो और फिर मुझे अपना फैसला बताना।
राहुल बिना कुछ भी बोले हुए वहां से निकल जाता है और घर पर आके बैठे जाता है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है, राहुल बेटा क्या हुआ? किस सोच में डूबा हुआ है तू? कोई परेशानी है क्या बेटा? राहुल अपने दिल की सारी बात माँ को बताने लगता है। माँ तुम ही बताओ, क्या मुझे उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए? हाँ बेटा, शादी तो एक न एक दिन होनी ही है, और अगर तू उस बुजुर्ग व्यक्ति की बेटी से शादी करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं बल्कि भलाई ही है। अगर तू उस लड़की से शादी करता है तो उस बूढ़े बाप का सहारा बन जाएगा। आजकल के जमाने में सब बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। अगर तू किसी के पिता को सहारा दे तो वह केवल शादी नहीं एक नेक काम भी होगा। राहुल और उसकी माँ श्यामलाल की बेटी मोहिनी से मिलने जाते हैं। यह मुलाकात उनके जीवन का एक नया मोड़ बन जाती है। अरे राहुल बेटा, आओ आओ, बहन जी आप भी आए, बैठिए। ये मेरी बेटी मोहिनी है, इसकी शादी आपके बेटे से होगी तो हमारे भाग्य ही खुल जाएंगे। हाँ जरूर, हमें भी आपकी बेटी अच्छी लगी। हम इस रिश्ते के लिए सहमत है। हमें भी अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू चाहिए। फिर राहुल और मोहिनी की सादगी भरी मगर सुंदर शादी हो जाती है। शादी के बाद राहुल और उसकी माँ मोहिनी को अपने घर ले आते हैं